स्पेशल केस सेक्शन 90। देखें, हम ये सीपीसी का पार्ट 5 पढ़ रहे हैं। ये स्पेशल प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। इससे पहले हमने सेक्शन 89A किया है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब उसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दे दिया गया था कि पार्टीज़ अगर उनमें वो कंसेंट देती हैं तो अपने मैटर को अल्टरनेटिव वे, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, उनके थ्रू भी रिजॉल्व करवा सकती है कोर्ट में। सेक्शन 90 स्पेशल केस। अब ये स्पेशल केस क्या होते हैं? बेसिकली इनको फ्रेंडली सूट भी कहा जाता है। ऑर्डर 36 इससे कनेक्टेड है। ये जो स्पेशल केस हैं, जो फ्रेंडली सूट्स हैं, इनका प्रोसीजर क्या होगा, ये कोर्ट में कैसे चलेंगे, वो हमें ऑर्डर 36 बताता है और आज की इस वीडियो में हम साइड बाय साइड उसको भी पढ़ेंगे। सेक्शन 90 पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कि कोर्ट की ओपिनियन के लिए केस को भेजा जाता है कोर्ट के पास, कोर्ट की सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए। वेयर एनी पर्सनस एग्री इन राइटिंग, तो पहली कंडीशन तो ये आ गई कि जहाँ पे पार्टीज एग्री होंगी इन राइटिंग, जुबानी कलामी नहीं, उन्होंने बाकायदा एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है। फिर उसके बाद वेयर एनी पर्सनस एग्री इन राइटिंग टू स्टेट अ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कि वो क्या करना चाहते हैं कि अपने केस को, अपने क्वेश्चंस को, अपने इश्यूज को, अपने डिस्प्यूट्स को पहले वो कोर्ट से उनके रिगार्डिंग कोर्ट की ओपिनियन लेना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग वो एग्री होते हैं इन राइटिंग और ये मैटर भेज देते हैं कोर्ट को। फिर यहाँ पे कोर्ट, देन द कोर्ट शैल ट्राई एंड डिटरमिन द सेम इन द मैनर प्रिस्क्राइब। तो सेक्शन 90 में इतना ही हमें बता दिया गया कि जहाँ पे पार्टीज इन राइटिंग एग्री हो गई हैं कि वो अपने केस को पे कोर्ट की, अपने इश्यूज पे कोर्ट की ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो वो मैटर को कोर्ट को रेफ़र करेंगे और कोर्ट फिर उसके अकॉर्डिंगली जो प्रेस्क्राइब प्रोसीजर है ऑर्डर 36 उसको अडॉप्ट करके इस पे अपनी ओपिनियन देगी। अब आ जाते हैं सेक्शन ऑर्डर 36 पे, स्पेशल केस रूल 1। अब इसमें भी वही बात है, पावर टू स्टेट केस फॉर कोर्ट्स ओपिनियन। सब इसका सबसेक्शन 1, पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन द डिसीजन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ। दो बातें आ गई। जहाँ पे पार्टीज इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने किसी क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, दोनों किस्म के क्वेश्चन से रिलेटेड वो पार्टीज क्लेमिंग टू बी इंटरेस्टेड इन द डिसीजन ऑफ एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मे एंटर इनटू एन एग्रीमेंट इन राइटिंग। वही बात आ गई है यहाँ पे, प्रोसीजर में भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर पार्टीज अपने किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को, अपने किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को कोर्ट से डिसाइड करवाना चाहती हैं, कोर्ट की उस पर ओपिनियन लेना चाहती हैं, तो पहली बात तो ये करनी है उन्होंने कि उसको इन राइटिंग एग्रीमेंट उसका तैयार करेंगे। स्टेटिंग सच क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, तो वो ये जो भी क्वेश्चंस हैं उस एग्रीमेंट में वो उसको मेंशन बाकायदा किया जाएगा जिनके रिगार्डिंग कोर्ट की ओपिनियन लेनी है। एंड प्रोवाइडिंग दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सच क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस जब कोर्ट डिटरमिन करेगी तो उसके एंड पे रिजल्ट क्या आएगा। अब यहाँ पे 3 बातें कह रहे हैं, लेकिन अब इसको सब रूल 1 को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, फिर आगे समझने में हमें आसानी हो जाएगी। Parties claiming to be interested in the decision of any question of fact or law may enter into an agreement in writing stating such questions in the form of case। उन्होंने ये जो questions हैं उनके, question of law या question of fact whatever, उसको उन्होंने केस की फॉर्म में एग्रीमेंट में लिख के कोर्ट में फाइल कर देना है फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, और उस पर कोर्ट की ओपिनियन लेनी है उन्होंने। एंड प्रोवाइडिंग दैट अपॉन द फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सच क्वेश्चंस, जब कोर्ट अपनी फाइंडिंग देगी इन क्वेश्चंस पे, चाहे वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हैं, चाहे क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने चाहिए। नंबर 1 ए, अ सम ऑफ मनी फिक्स्ड बाय द पार्टीज और टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट शैल बी पेड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द अदर ऑफ देम। पहला तो उसका रिजल्ट, अगर तो ये कोई क्वेश्चन था किसी सम से रिलेटेड, किसी मनी का डिस्प्यूट था, पार्टीज़ ने उसको अगर तो खुद ही डिटरमिन कर लिया, फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं 10 लाख रुपए का डिस्प्यूट है बिटवीन द पार्टीज़, तो ठीक है, कोर्ट बता दे जी कि ये किसको मिलना चाहिए, ए को मिलना चाहिए या बी को मिलना चाहिए, जो पार्टीज़ हैं उस सूट की। या अगर पार्टीज़ ने में
डिस्प्यूट ही ये है कि डिटरमिन करना है कितनी अमाउंट है, तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट की ओपिनियन ली जा सकती है कि पार्टीज़ के दरमियान जो ये अमाउंट है ये कितनी होनी चाहिए। 10 लाख फॉर इंस्टेंस किसी कॉस्ट का डिस्प्यूट आ गया है, कोई डैमेजेस का पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट में मसला आ गया, वट एवर, वो ये डिटरमिन करवाना चाहते हैं कि जी ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग कोर्ट से वो ओपिनियन ले सकते हैं। तो पहला तो ये आ सकता है कि अ सम ऑफ मनी फिक्स्ड बाय द पार्टीज, अगर पार्टीज ने फिक्स्ड कर दी है, और टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट शैल बी पेड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू द अदर ऑफ देम, तो एक से दूसरे को वो अमाउंट वगैरह पे की जाएगी। दूसरी बी सम प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, ये मैटर है, ये केस है, मूवेबल और इमूवेबल डजेंट मैटर, दोनों हो सकती हैं, स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, उनको जो ये प्रॉपर्टीज चाहे मूवेबल है इमूवेबल है उनको एग्रीमेंट में मेंशन किया गया, शैल बी डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू अदर ऑफ देम, तो एक से वो दूसरे को ये प्रॉपर्टी डिलीवर होगी जो भी इस केस का फैसला आता है। दूसरा, अगर अमाउंट का है तो एक पार्टी से दूसरी पार्टी को किसको दिया जाएगा, अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है एग्रीमेंट में उसको मेंशन कर रहे हैं तो वो एक किसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर होगी, ये भी उसके एंड का कॉन्सिक्वेंस एक आएगा इस सूट का। सी वन और मोर ऑफ द पार्टीज शैल डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सम अदर पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, या कोई एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसको एक पार्टी कहती है कि हम पार्टीज कहती हैं कि क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, रिफ्रेन रहना चाहिए इनसे, तो यहाँ पे जब एग्रीमेंट में इस एक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है पूछा गया तो ऑब्वियसली जब कोर्ट ने ओपिनियन देनी है तो उसमें ये भी बताएगी फिर कि क्या किस पार्टी ने इस एक्ट को करना है या नहीं करना। तो ये तीसरा कॉन्सिक्वेंस जो वो बता रहे हैं कि ये इस फ्रेंडली सूट में आएगा। इसका सब रूल 2, एवरी केस स्टेटेड अंडर दिस रूल शैल बी डिवाइडेड इनटू कंसेक्टिवली नंबर्ड पैराग्राफ्स। अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे नॉर्मल हम प्लेन फाइल करते हैं उसी तरह ये जो केस होगा इसको भी पैराग्राफ्स में नंबरिंग करके किया जाएगा। एंड शैल कंसाइजली स्टेट द फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं वो बताए जाएंगे। देखिए हम जब प्लेंट को एक दावे को तैयार करते हैं तो हम फैक्ट्स लिखते हैं, यहाँ पे भी वही कह रहे हैं। हम अपने प्लेंट में पैराग्राफ्स बनाते हैं, यहाँ पे भी वो कहते हैं इस सूट में भी इसी तरह पैराग्राफ्स बनाए जाएंगे। And concisely facts and specify the documents as may be necessary to enable the court to decide the question raised thereby। और जो कुछ भी एविडेंस वगैरह वो भी कह रहे हैं हमने साथ यहाँ पे मेंशन करनी है इस केस में। सो पैराग्राफ्स होंगे, फैक्ट्स बताए जाएंगे, एविडेंस वगैरह बताई जाएगी ताकि कोर्ट वो इसको रिजॉल्व कर सके, इस पर अपनी ओपिनियन दे सके। सब रूल 2, वेयर वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी स्टेटेड where the agreement is for the delivery of any property। अगर तो ये एग्रीमेंट था कि प्रॉपर्टी डिलीवर करवाने से रिलेटेड यानी प्रॉपर्टी के से रिलेटेड इशू है, और फॉर डूइंग और द रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी पर्टिकुलर एक्ट, दो बातें आ गई। या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है, डिस्प्यूट है जिसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग मैटर कोर्ट को भेजा जा रहा है फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट वो, या फिर किसी एक्ट से रिलेटेड है कि ये एक्ट किया जाना चाहिए किसी पार्टी के थ्रू या नहीं किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी डिलीवर्ड, जो प्रॉपर्टी डिलीवर की जानी है इस केस में एट द कॉन्सिक्वेंसेज, वो उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो मेंशन की जाएगी, ये ज़रूरी है। और टू विच द एक्ट स्पेसिफाइड हैज़ रेफरेंस शैल बी स्टेटेड इन द एग्रीमेंट, या वो प्रॉपर्टी जिसके रिगार्डिंग जो कोई एक्ट करना चाहिए या किसी पार्टी को मना करवाना है उस प्रॉपर्टी की भी एस्टिमेट वैल्यू जो है वो एग्रीमेंट में मेंशन की जाएगी। सो सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं रूल 2 में कि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्ट करवाना है या उससे रेफ्रेन करवाना है तो उस प्रॉपर्टीज़ की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो मेंशन की जाएगी एग्रीमेंट में। रूल 3, एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड एंड रजिस्टर्ड एज सूट। ये जो एग्रीमेंट है पार्टीज़ के दरमियान हुआ है जो इन राइटिंग है इसको बाकायदा फाइल किया जाएगा, इसको एज ए सूट रजिस्टर किया जाता है, इसको नंबर लगता है, ये सारा कुछ इस रूल में बताया गया। सब रूल 1, द एग्रीमेंट इफ फ्रेम इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स हियरइन बिफोर कंटेन्ड।
अब जो हम पीछे रूल्स पढ़ के आ रहे हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस एग्रीमेंट को, इसको किस तरह इन राइटिंग फ्रेम करना है, नंबर्स में करना है, अपने फैक्ट्स को मेंशन करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं तो आप इसको कोर्ट में फाइल कर सकते हो। इस एग्रीमेंट को ही may be filed in the court which would have jurisdiction to entertain a suit, the amount or value of the subject matter of which is the same as the amount or value of the subject matter of the agreement. सिंपल सी बात है, जो एग्रीमेंट की जो सब्जेक्ट मैटर है उस एग्रीमेंट में उसकी जो अमाउंट जो वैल्यू है वो उस कोर्ट की अमाउंट जो वैल्यू के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, यानी उस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, टेरिटोरियल या फिर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, उस कोर्ट में बाकायदा इसको फाइल किया जाएगा। सब रूल 2, द एग्रीमेंट व्हेन सो फाइल्ड, अब ये एग्रीमेंट फाइल कर दिया है, shall be numbered and registered as a suit between one or more of the parties claiming to be interested as plaintiff or plaintiffs। अब ये जो एग्रीमेंट हमने फाइल तो कर लिया अकॉर्डिंग टू सब रूल 1, उसको फिर बाकायदा नंबर लगता है, जैसे दावों को नंबर नहीं लगता उसी तरह उसको नंबर लगेगा और उसको एज अ सूट रजिस्टर किया जाएगा। जो पार्टीज़ उसमें एज प्लेंटिफ जाना चाहती हैं उनको एज प्लेंटिफ रखा जाएगा और जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनको डिफेंडेंट के तौर पर रखा जाएगा। एंड नोटिस शैल बी गिवन टू ऑल द पार्टीज टू द एग्रीमेंट अदर दैन द पार्टी और पार्टीज बाई होम इट वॉज प्रेजेंटेड। अब यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली नोटिस भी जाने हैं कि उस एग्रीमेंट की जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सबको नोटिस दिया जाएगा, सिर्फ उन पार्टीज़ को छोड़ के जिन पार्टीज़ ने ये एग्रीमेंट को फाइल किया है, जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया कोर्ट में, अब वो तो कोर्ट में आ रही हैं उनको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं। उसके अलावा एग्रीमेंट में जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे 2 हैं, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे एक ही कोई दूसरी पार्टी हो, उसको नोटिस किया जाएगा। बहरहाल जो पार्टी प्रेजेंट कर रही है उसको नहीं, बाकी सबको एग्रीमेंट की जो पार्टीज़ हैं उनको नोटिस किया जाएगा। 4, पार्टीज़ टू बी सब्जेक्ट टू कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। वेयर द एग्रीमेंट हैज़ बिन फाइल्ड, अब एग्रीमेंट फाइल कर दिया, पार्टीज़ ने एग्रीमेंट को पहले इन राइटिंग किया, फिर उन्होंने उसको फाइल कर दिया कोर्ट में। द पार्टीज़ टू इट, जो एग्रीमेंट की पार्टीज़ हैं, शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को फिर वो उन्होंने मान लिया। ऐसे नहीं हो सकता कि किसी पार्टी के अगेंस्ट कल को कोई फैसला आ जाए और वो फिर ये कहना शुरू कर दे कि जी कोर्ट के पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी, मैं नहीं मानती हूँ। ऐसे नहीं हो सकता। क्लियरली इसका मतलब ये है, वेयर द एग्रीमेंट हैज़ बिन फाइल्ड, एग्रीमेंट फाइल कर दिया है, पार्टीज एग्री हुई थी, उन्होंने उसको इन राइटिंग किया, उसको अब कोर्ट में फाइल भी कर रही हैं कि जी हमारे दरमियान ये क्वेश्चन है, आप इन पे अपनी ओपिनियन दे दो। द पार्टीज टू इट शैल बी सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को फिर इसका मतलब उन्होंने मान लिया है। कल कला वो ये नहीं कह सकते कि नहीं जी हम नहीं मानते क्योंकि आपके पास तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी। एंड शैल बी बाउंड बाय द स्टेटमेंट्स कंटेन्ड देयर इन, और जो स्टेटमेंट्स उन पार्टीज़ की तरफ से आ गई हैं ना, कल को वो ये उनसे वो उन पे बाइंडिंग है, वो उनसे पीछे नहीं हट सके, जो उन्होंने कह दिया वो बाद में उससे मुकर नहीं सकते। एंड शैल बी बाउंड बाय द स्टेटमेंट्स कंटेन्ड देयर इन, जो एग्रीमेंट में उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दी हैं वो उनसे पीछे फिर नहीं हट सकती। पहली बात कि वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को उन्होंने मानना है और उन्होंने वो फाइल कर दिया, तो वो ये नहीं कल को कह सकते कि हाँ कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी। सेकेंडली, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं उस एग्रीमेंट में वो उससे भी पीछे नहीं हट सकती। रूल 5, हियरिंग एंड डिस्पोजल ऑफ द केस। अब इस केस को कैसे सुना जाएगा और इसको डिसाइड कैसे किया जाएगा, ये रूल 5 में बताया। सब रूल 1, द केस शैल बी सेट डाउन फॉर हियरिंग एज अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन द ऑर्डिनरी मैनर। इस केस को ये जो इस एग्रीमेंट के थ्रू एक सूट फाइल किया जा रहा है, एक फ्रेंडली सूट है, एक स्पेशल केस है, इसको जब इसको इसी तरह सुना जाएगा जैसे आम केसेस होते हैं उनको सुना जाता है। एंड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड शैल अप्लाई टू सच सूट सो फार एज द सेम आर एप्लीकेबल। और सीपीसी के ये जितनी भी प्रोविजंस है ना इस सूट पे एप्लीकेबल होती है। यानी पहला जनरली वो बात ये बता रहे हैं कि इस सूट को भी ऐसे ही सुना जाएगा जैसे नॉर्मल सूट्स को सुना जाता है। सब रूल 2, where the court is satisfied after examination of the parties
और आफ्टर टेकिंग सच एविडेंस एज इट थिंक्स फिट। जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि पार्टीज़ को देखें, प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, जब पार्टीज़ हाज़िर हो जाती हैं, कोर्ट में अपीयर हो जाती हैं, तो उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, कोर्ट उनको सुनती है। यहाँ पे भी वो ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट ने उनकी उन पार्टीज़ को एग्जामिन किया है या उनसे जो एविडेंस वगैरह अगर उसने कोई ज़रूरी समझी वो एविडेंस ले ली, उसके बाद कोर्ट सेटिस्फाई होगी किन 3 बातों पे। नंबर 1, ए दैट द एग्रीमेंट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय देम, कि ये जो एग्रीमेंट है इन राइटिंग है, ये पार्टीज़ ने अपनी फ्री कंसेंट के साथ ये एग्जीक्यूट किया। देखिए अब कोर्ट ने इस बात पे भी तो सेटिस्फाई होना ना कि क्या ये दोनों पार्टीज़ या तीनों पार्टी जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें वो एग्री भी हैं या इसको ड्यूली एग्जीक्यूट भी किया गया, कि या ये एक फोर्ज्ड एग्रीमेंट बना के कोर्ट में फाइल कर दिया गया। सो कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि यस ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड डॉक्यूमेंट है, एग्रीमेंट है बिटवीन द पार्टीज, पहली बात दैट दे हैव ए बोनाफाइड इंटरेस्ट इन द क्वेश्चन स्टेटेड देयर इन, और इन पार्टीज का जो ये क्वेश्चन ये मेरे सामने लेके आए हैं, मेरी ओपिनियन कोर्ट की ये चाह रहे हैं, इसमें इनका बोनाफाइड इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये, सी दैट द सेम इज़ फिट टू बी डिसाइडेड, और तीसरी बात कोर्ट इस पे सेटिस्फाई हो जाए कि यस कि ये फिट केस है, इसमें ड्यूली एग्जीक्यूट हो चुका है, पार्टीज़ का कोई बोनाफाइड क्वेश्चन है जिसको डिटरमिन किया जाना ज़रूरी है, ये फिट केस है। कोर्ट इस बात पे अगर सेटिस्फाई होगी, इट शैल प्रोसीड टू प्रोनाउंस जजमेंट देयर ऑन, तो कोर्ट उस पर जजमेंट सुनाएगी। इन द सेम वे एज इन ऑर्डिनरी सूट, जिस तरह आम सूट्स में कोर्ट फैसला सुनाती है उसी तरह इस केस में भी फैसला सुनाएगी। एंड अपॉन द जजमेंट सो प्रोनाउंस्ड अ डिक्री शैल फॉलो, और इस जजमेंट के बाद फिर डिक्री भी आएगी जैसे आम सूट्स में आती है। देखिए एक बात मैं यहाँ पे और क्लियर कर दूँ कि ये जो सूट्स हैं, फ्रेंडली सूट्स हैं, ये इसमें जो डिक्री पास की जाती है वो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री होती है, यानी काइंड ऑफ कंसेंट डिक्री है। अब इसके अगेंस्ट अपील नहीं फाइल की जा सकती। ऐसे नहीं हो सकता कि पार्टीज़ ने खुद एक एग्रीमेंट किया, कोर्ट के पास गया कि जी हमारा ये मसला है, इस पे आप ओपिनियन दे दें, और उसके बाद फिर पार्टीज़ उसको मानने से इनकार कर दें। ये एक बात नहीं हो सकती। उनको वो फैसला बाइंडिंग होगा, वो ओपिनियन बाइंडिंग होगी, पहली बात वो अपीलेबल भी नहीं होगा क्योंकि पार्टीज़ ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ कि यस जी आप जो भी फैसला देंगे हम उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो दूसरी बात ये है कि इसमें अपील भी नहीं होती स्पेशल केस में। अगर अब मैं इस स्पेशल केस को सम अप करूं तो जब पार्टीज़ किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ या किसी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे इन राइटिंग एग्री होती हैं कि यस इस पे हम कोर्ट की ओपिनियन लेते हैं, तो वो उसको बाकायदा उस एग्रीमेंट को फाइल करती हैं कोर्ट में। वो ऐसे रजिस्टर होता है जैसे एक सूट, एक दावा होता है, उस पर बाकायदा नंबर भी लगता है। अच्छा, अब इसमें जो भी इस पे कोर्ट फिर सेटिस्फाई होना होता है कोर्ट ने कि क्या ये ड्यूली एग्जीक्यूटेड है, क्या ये सीरियसली इंटरेस्टेड भी हैं, बोनाफाइड क्वेश्चन इन्वॉल्व है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। फिर अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो बाकायदा इसको डिसाइड करती है और इस पे सीपीसी एप्लीकेबल होती है, जो प्रोविजंस ज़रूरी हैं। अच्छा, अब इसमें जो भी फैसला आता है कोर्ट की तरफ से वो बाइंडिंग होता है। बेशक ये एक ओपिनियन है, लेकिन ये ओपिनियन ऐसे नहीं हो सकती कि कोर्ट ने एक फ़ैसला दे दिया उसका मकसद क्या हुआ, नहीं, वो बाइंडिंग होता है पार्टीज़ पे और उसके अगेंस्ट अपील भी नहीं हो सकती। और फिर एक बात और भी थी कि ये जो ओपिनियन, ये जो क्वेश्चन आप लेके जा रहे हो, इस पे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी 3 तरह से हो सकते हैं कि या तो मनी का रिलेटेड अगर मैटर है तो वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी किसको देनी है वो डिसाइड होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में प्रॉपर्टी डिलीवर होती है या फिर कोई किसी एक्ट को किया जाता है या करने से रिफ्रेन कर देती है कोर्ट। तो बहरहाल ये सिंपल सा था, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है। पार्टीज एग्री हो के मैटर को कोर्ट के पास लेके जाती हैं कि जी आप ओपिनियन दे दें, वो बाइंडिंग होता है।